राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों के साथ सोमवार की रात को मुठभेड़ हुई। इस हादसे में एक अधिकारी समेत 4 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय सेना प्रमुख से बात की, जिन्होंने उन्हें जम्मू कश्मीर के डोडा में जमीनी हालात और चल रहे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। दिल्ली उच्च न्यायालय के कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका 7 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दी गई। आम आदमी पार्टी की सांसद व दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में हुई मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार द्वारा मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने 30 हजारी कोर्ट में चार्जशीट दायर की। जम्मू कश्मीर के डोडा में ड्यूटी के दौरान 4 सैनिकों की मौत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के सैनिक और उनके परिवार भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार योगेश कुमार गोयल को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए गैर राजनीतिक संगठन नेशनल अकाली दल द्वारा देश रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली की पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 29 जुलाई को तय की। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा और उसके नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का प्रदर्शन खराब रहा तो सारा ठीकरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया। दिल्ली में एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मंगलवार सुबह आग लग गई। आग लगने के बाद हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने हमेशा भाजपा को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा का कर्तव्य बनता है कि जितना आपने किया है उससे ज्यादा कार्य करके हम आपके पास आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सीएम नायाब सिंह की कैबिनेट ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है। 8 लाख में तनख्वाह और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही यह भी कहा कि अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला लिया गया है। भाइयों और बहनों, आज मैं हरियाणा में आया हूं। हरियाणा की भूमि 3 चीजों के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारिका तक का पूरा देश याद करता है। सबसे पहला, यहां की माताओं ने अपने इतने लाल सेना में भेजे हैं। मैं आज जिस भूमि पर हूं, इस भूमि की माताओं ने सबसे ज्यादा अनुपात में अगर सेना में जवान भेजने का काम किया है तो मेरे हरियाणा की माताओं ने किया है। खेल के मैदानों में देश जब तालिका देखता है तो मेडल तो हरियाणा भारत के नाम पे आते हैं, मगर इसके नीचे जाते हैं तो भारत को जो 10 मेडल मिलते हैं उसमें से 7 मेडल मेरा हरियाणा का धाकड़ लेकर आता है। और तीसरा, देश अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था। जब देश ने ललकार लगाई कि हमारा अन्न हम खुद पैदा करेंगे,
तो देश के अन्न के भंडार भरने वाला मेरा हरियाणा का ही किसान था। ये तीनों चीजों के लिए पूरा देश हरियाणा को याद भी करता है, प्रणाम भी करता है। भाइयों और बहनों, आज नायब सिंह जी ने ये बीसी सम्मेलन में, ओबीसी सम्मेलन में, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हमेशा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। अब भाजपा का भाई ये कर्तव्य बनता है, जो कुछ किया है उससे ज्यादा कर कर हम आपके पास आए। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। इससे बहुत बड़े हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी 5% ग्रुप बी के लिए शुरू होगा, 8% जस का 10 रहेगा और ग्रुप बी का रिजर्वेशन 5% ज्यादा मिलेगा। भाइयों बहनों, ये तीनों जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति को लागू करने वाले। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जब पार्लियामेंट के अंदर पहली बार सांसद के नाते पग पैर रखा और देश के प्रधानमंत्री बने, पूरे देश के सामने भाषण किया था, मेरी ये सरकार दलितों की सरकार है, गरीबों की सरकार है और मेरी ये सरकार पिछड़ों की सरकार है और देश को पहला सशक्त बीसी प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के देकर नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के और हरियाणा से भी 2 पिछड़े देकर हरियाणा के ओबीसी का सम्मान करने का काम किया है। आज मैं बीसी समाज को 3 बड़ी रियायतें हमारे नेता नायब सिंह जी ने दी है। अभी से ये तीनों रियायतें हमारे ओबीसी समाज को मिलेगी। सीलिंग भी बढ़ी है पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में और म्युनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन भी बढ़ा है। मैं आप सबको अपील करना चाहता हूं, एक बार खड़े होकर ताली बजाकर हरियाणा सरकार का धन्यवाद करिए। ये बहुत बड़ा काम आज हमारे नायब सिंह जी ने किया है। 16वीं राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट सत्र 2024-25 पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के दीर्घकालीन लक्ष्यों तथा विकसित राजस्थान 2047 को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में आम नागरिकों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए तथा बजट को सभी वर्गों क्षेत्रों के लिए समावेशी बनाने के लिए आमजन एवं संगठनों के सुझाव आमंत्रित किए गए थे और लगभग 1,67,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। वहीं सीएम की अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स यथा महिलाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, किसानों, उद्योगपतियों, व्यापार मंडलों, कर्मचारियों आदि संगठनों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक भी आयोजित की गई। हमने प्रदेश के दीर्घकालीन लक्ष्यों लॉन्ग टर्म गोल्स तथा विकसित राजस्थान एट 2047 को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया है। राज्य के विकास में आम नागरिकों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए तथा बजट को सभी वर्गों क्षेत्रों के लिए समावेशी बनाने के लिए आमजन एवं संगठनों
को सुझाव आमंत्रित किए गए थे। प्रदेशवासियों द्वारा बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाते हुए लगभग 1,67,000 से अधिक सुझाव हमको प्राप्त हुए। साथ ही हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स यथा महिलाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं, किसानों, उद्योगपतियों, व्यापार मंडलों, कर्मचारियों आदि संगठनों के साथ प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स आयोजित की गई थी। मुख्य रूप से रोजगार, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित सुझाव प्राप्त हुए। हमने इन सभी सुझावों का संबंधित विभाग से परीक्षण करवाकर इन सुझावों पर सकारात्मक कार्रवाई कर यथासंभव बजट में समावेशित किए जाने का प्रयास किया है। हमें पूरी आशा है सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के साथियों का भी इसके क्रियान्वयन में हमें पूरा समर्थन प्राप्त होगा। मैं वर्ष 2024-25 के लिए जो हमने 4,95,467 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसका आकार वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों से 1,04,611 करोड़ रुपए अधिक है। माननीय सदस्य द्वारा ये बिंदु भी उठाया गया कि केंद्र सरकार से जो CRF, PMGSY इत्यादि का पैसा राज्य की संचित निधि के माध्यम से प्राप्त होता है को राज्य बजट में दर्शाया गया। उन्होंने टिप्पणी कर ये जानकारी चाहिए कि इस पैसे को परिवर्तित बजट में क्यों शामिल किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से ये पूछना चाहूँगी कि केंद्र में हमारी सरकार होने पर भी क्या आपकी गत सरकार CSS संबंधी घोषणाएं नहीं करती थी? हमारे रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा ये टिप्पणी की कि ये बजट चुनावी बजट है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराती हूँ कि इनके बजट ज़रूर चुनावी होते होंगे। शुरू के वर्षों में तो जनता के कल्याण के लिए धरातल पर कोई योजना का कार्य किया ही नहीं, परंतु अंतिम वर्ष में चुनावों को देखते हुए लोक लुभावन योजनाओं की थोथी घोषणाएं कर वोटों पर राजनीति से प्रेरित होकर आम जन को गुमराह करने का जरूर इन्होंने काम किया। हमने तो पहले बजट से ही दूरदर्शी सोच रखते हुए हर क्षेत्र के लिए प्लान बनाकर ये कार्य किया है, बजट बनाया है। एक लॉन्ग टर्म बजट है, ये सिर्फ 1 साल का बजट नहीं है, सिर्फ ये भी नहीं है कि ये 5 साल का बजट है, ये विकसित राजस्थान का बजट है, 2047 के राजस्थान का बजट है, एक विजनरी बजट है। और इसके लिए हम सबको धन्यवाद देना चाहिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर ये इतना अच्छा बजट बनाया, जिसका पूरा लाभ प्रदेश की जनता को हमारे इसी कार्यकाल में मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि हमारे इसी कार्यकाल में शिलान्यास भी होगा और उद्घाटन भी। अब मैं फिस्कल स्थिति के बारे में उल्लेख करना चाहूँगी। डेट एंड अदर लायबिलिटीज, ऋण एवं अन्य उत्तरदायित्व। गत कांग्रेस सरकार द्वारा की गई रैशनल एवं थोथी बजट घोषणाओं तथा अनप्रोडक्टिव व्यय के फलस्वरूप वर्ष 2023-24 में राज्य के ऋण एवं अन्य दायित्व हमारी गत सरकार के कार्यकाल वर्ष 2017-18 के दुगने से अधिक बढ़कर 5,70,646 करोड़ रुपए पर पहुंच गए हैं। माननीय सदस्यों को जानकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के प्रथम 6 से अधिक दशकों में लिए गए ऋण से भी अधिक ऋण केवल 5 वर्ष में ही ले लिया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के ब्याज भुगतान में अत्यधिक वृद्धि हो गई और ये स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य को डेब्ट के भंवर में फंसा दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भली भांति समझती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में हम फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ पर अग्रसर हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर दिल्ली की सियासत
हाई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। इसी कड़ी में आप मंत्री अतिशी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान अतिशी ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 5 बार खतरनाक स्तर तक गया है। उनका शुगर लेवल 50 तक गिर गया है। वहीं अतिशी ने तिहाड़ जेल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा हस्ताक्षर की गई रिपोर्ट की प्रति मीडिया के सामने पेश करते हुए कहा कि रिपोर्ट के अनुसार सीएम केजरीवाल को डायबिटीज है। लगातार उनका वजन कम, शरीर में दर्द, कमजोरी और शुगर लेवल कम होने की समस्या हो रही है। ऐसी स्थिति में सीएम केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी 30 साल से डायबिटीज के मरीज हैं। कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा कि डायबिटीज की बीमारी में या तो आपका शुगर लेवल बहुत ऊपर चला जाता है या बहुत नीचे आ जाता है। शुगर लेवल ऊपर जाने से इंसान धीरे 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 जाके उसको सीरियस बीमारी होती है। लेकिन जब एक डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल एकदम से नीचे गिर जाता है तो वो तुरंत जानलेवा हो सकता है। उसमें आपको कोई समय नहीं मिलता। 20 से 30 मिनट के अंदर वो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, उसकी मौत हो सकती है। मात्र 20 से 30 मिनट का समय मिलता है अगर किसी व्यक्ति का शुगर लेवल खतरनाक लेवल्स पर पहुंच जाए और इतना गिर जाए कि उस व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर दे। शुगर अगर ब्रेन तक ना पहुंचे तो ब्रेन डैमेज परमानेंट हो जाए। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल इस खतरनाक स्तर पर 5 बारी गया है। उनका शुगर लेवल 50 तक पहुंच गया। वो इतना सीरियस है कि 50 के शुगर लेवल पर मरीज को अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि 50 के शुगर लेवल पर 20 से 30 मिनट में इंसान की जान भी जा सकती है। आज अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के लोगों के भाई हैं, उनके बेटे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी जिनको पूरा देश एक राजनीतिक नायक के रूप में देखता है, आज उस अरविंद केजरीवाल की जान को भारतीय जनता पार्टी ने खतरे में डाल दिया है। सबको पता है अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं। सबको पता है कि लो शुगर लेवल होने से अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी इस स्तर तक गिर सकती है कि आज उन्होंने सुबह सुबह तिहाड़ जेल के माध्यम से, तिहाड़ जेल प्रशासन के माध्यम से कुछ डॉक्यूमेंट्स मीडिया को पहुंचाए दिखाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट्स भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किए उन्हीं में तिहाड़ जेल के मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो साफ साफ दिखा देती है कि अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। तिहाड़ जेल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा साइंड ये रिपोर्ट खुद ये बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को डायबिटीज है। वो उनको लगातार उनका वजन कम हो रहा है, उनको लगातार बॉडी एक और वीकनेस हो रहा है और उनको लगातार शुगर लेवल गिरने की समस्या आ रही है। ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तिहाड़ जेल के सरकारी डॉक्टर कह रहे हैं। अगर इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल लगातार गिरता रहा, खतरनाक लेवल्स तक पहुंचता रहा और खास करके रात के समय में अगर शुगर लेवल गिरता रहा तो अरविंद केजरीवाल जी कोमा में जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी के ब्रेन को परमानेंट डैमेज हो सकता है और ये तिहाड़ जेल की रिपोर्ट दिखा रही है। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक।
Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में पौराणिक श्रावणी मेला 2024 के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जागेश्वर धाम में पौराणिक मेले और पर्व हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं और हमारी सरकार इन विरासतों को संजोते हुए आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन को विस्तार देने के लिए जागेश्वर धाम के मानसखंड मंदिर में माला मिशन के अंतर्गत मास्टर प्लान के अनुरूप सुनियोजित विकास किया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। आप सभी को जागेश्वर धाम की इस पवित्र धरा पर आयोजित होने वाले इस श्रावणी मेले में आप सबके यहाँ पधारने पर, मेले के शुभारंभ अवसर पर और श्रावण मास के शुभ होने पर आप सभी श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का मैं अपनी ओर से सभी का स्वागत करता हूं, सभी को अभिनंदन करता हूं। हम सभी जानते हैं भाई बहनों, जागेश्वर धाम देवभूमि उत्तराखंड की पौराणिक संस्कृति का एक दिव्यतम स्वरूप है। यहाँ स्थित 124 मंदिरों के समूह की स्थापत्य कला और आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ आने वाले सभी भक्तों को अद्भुत शांति की अनुभूति प्रदान करती है। जागेश्वर महादेव सब पर अपनी कृपा करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। मैं अभिभूत हूँ और मैंने हमेशा यहाँ आकर एक आध्यात्मिक शांति की अनुभूति की है। भाइयों बहनों, ये मेला हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। इस मेले में हमें भक्तों के देवाधिदेव भगवान शिव के प्रति समर्पण, भावना और आस्था के साक्षात दर्शन होते हैं, साक्षात्कार होता है। मेले के दौरान भक्तों द्वारा जो उत्साह है, भक्ति माहौल है, इस क्षेत्र की जो दिव्यता है उसको और बढ़ाने का काम करता है, उसमें चार चांद लगाने का काम करता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ के जब से दर्शन किए, ये स्थान वास्तव में अब पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध हो गया है। और इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर, इन्हीं सब लक्ष्यों को लेकर हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ की धार्मिक और हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको बढ़ाने के लिए विकास के साथ विरासत को भी सजोते हुए आगे बढ़ने का हमने संकल्प लिया है। मानसखंड मंदिर माला मिशन में जागेश्वर को शामिल कर इस बहुत ही हमारे आस्था और श्रद्धा के स्थान का पुनरुत्थान कर इसे वैश्विक स्थान पर पहचान दिलाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की तरह ही यहाँ का भी मास्टर प्लान पर इसका काम करवाने की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है। अभी पहले चरण का काम शुरू हुआ है और इसके मास्टर प्लान के तहत जो जागेश्वर मास्टर प्लान है, वर्तमान में मंदिर परिसर के मूल स्वरूप को संरक्षित करते हुए इसे विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। पूरे विश्व के अंदर जो सबसे अच्छे स्थान है जिनकी कल्पना है उस दिशा में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। यह कार्य 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। इस एक के लिए हमारी सरकार ने 146 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत की जा चुकी है। लगभग 150 करोड़ रुपए की धनराशि, ये बड़ी धनराशि है और इससे निश्चित रूप से हमारे पूरे इस क्षेत्र का विकास होगा, इसका कायाकल्प होगा। वर्तमान में जागेश्वर मंदिर परिसर एवं समस्त मंदिरों में जो प्रकाश व्यवस्था, प्रकाशीकरण का कार्य प्रगति पर है, इसके पूरा होते ही पब्लिक यूटिलिटी ब्लॉक, टेम्पल यूटिलिटी ब्लॉक और भंडारा स्थल
एवं सौंदर्यीकरण आदि के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। आरतोला में मुख्य द्वार की स्थापना होगी। आरतोला स्थित पार्किंग की क्षमता को भी जितनी क्षमता आज है उससे दुगना इसकी क्षमता को किया जाएगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, पब्लिक डिस्पेंसरी, प्रसाधन सुविधा, सोवेनियर शॉप आदि का निर्माण भी आरतोला में किया जाएगा। इस क्षेत्र को विकसित होने से हमारे इस पूरे अल्मोड़ा जिले में धार्मिक पर्यटन को बड़े स्तर पर गति मिलेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा भी इस क्षेत्र को पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा का काम किया है। वर्तमान में जागेश्वर धाम में लाखों हमारे तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है, परंतु जैसे ही ये मास्टर प्लान का काम जो अब जिसकी शुरुआत हो गई है, ये काम पूरा होने के बाद यहाँ पर प्रतिवर्ष 10 लाख के लगभग श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, पर्यटक यहाँ पर आएंगे और क्षेत्र में पर्यटन बढ़ने से निश्चित तौर पर हमारे सभी उनका रोजगार है उसको मजबूती मिलेगी। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 युवा, कृषक, महिला, प्रबुद्ध जनों से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी की प्रशंसा की और कहा कि वह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को मूल मंत्र मानते हुए देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं। इसके साथ ही सीएम साय ने पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है मुख्यमंत्री के नाते कि इस संवाद कार्यक्रम में ऐसे ऐसे टैलेंट छत्तीसगढ़ के यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हो या फिर युवा सेक्टर से हो या महिला हो या हमारे प्रबुद्धजन हो। वास्तव में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इस संवाद कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबको मालूम है कि हमारा ये देश प्राचीन काल में विश्व गुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया ये देश कहलाता था। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश को श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले हैं जो 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं और उनका संकल्प है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है और उसमें हम लोगों को भी सहयोग करना है। और हम लोग भी संकल्प लिए हैं कि 2047 तक हम अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे। हर वर्गों से मुलाकात, संवाद और उसी तारतम्य में आज का ये कार्यक्रम भी आयोजित है। हमारे अन्नदाता किसान बंधु भी एग्रीकल्चर सेक्टर की चर्चा की है। हमारे युवा जो छत्तीसगढ़ के कर्णधार हैं और दुनिया में हमारे देश को सबसे युवा देश कहा जाता है और है भी। सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में रहते हैं और छत्तीसगढ़ में हमारा सबसे युवा प्रदेश है। और मातृशक्ति माताएं बहनें भी आधी आबादी आज माताओं की है और कैसे कैसे टैलेंट है। अब कोंडागांव की बहन कृषि में कितनी उनकी रुचि है और ऑर्गेनिक खेती करने में छत्तीसगढ़ बहुत रिच प्रदेश हो सकता है, कहे कि यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, लोहयस का पूरा पहाड़ पड़ा है, कोयला प्रचुर मात्रा में है, टीना है, बॉक्साइड है, गोल्ड है, यहाँ पर डायमंड भी है। मतलब मिनरल्स के क्षेत्र में भगवान भरपूर हमारे छत्तीसगढ़ को दिया है। वनोपज भी खूब है, 100 प्रकार से ज्यादा यहाँ पर वनोपज यहाँ पर है, तरह तरह के वनोपज है। उनका वैल्यू एडिशन करके हम अपने वनवासी भाइयों को मतलब उनका आर्थिक रूप से प्रगति
प्रगति कर सकते हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।